हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न। औसत के अंतर्गत ऐसे प्रश्न हम लोग देखते हैं जिस पर आधारित ज़्यादातर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी छात्रावास के 48 छात्रों का औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है जब 12 छात्रों का समूह शामिल हो जाता है। लेकिन कुल खर्च में 360 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए छात्रावास के पहले विद्यार्थियों का कुल खर्च कितना था। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी छात्रावास के 48 छात्रों का औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है जब 12 छात्रों का समूह शामिल हो जाता है, लेकिन कुल खर्च में 360 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो बताना है कि छात्रावास के पहले विद्यार्थियों का कुल खर्च कितना था। तो यहाँ पे इतना पता है कि जो 48 छात्र हैं, जब 12 छात्रों को शामिल कर लिया जा रहा है तो औसत खर्च में 2 रुपये की कमी हो जा रही है। और हम लोगों को ये नहीं पता है कि 48 छात्रों के ऊपर कुल खर्चा कितना किया जा रहा है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 48 छात्रों के ऊपर जो कुल खर्चा है वो 100 रुपये का किया जा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब 12 छात्रों को शामिल कर लिया जा रहा है तो कुल खर्च में 360 रुपये की वृद्धि हो जा रही है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि 48 छात्रों के ऊपर कुल खर्चा 100 रुपया हो रहा था, और जब 12 छात्र शामिल हो गए यानी कुल 60 छात्र हो गए तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 1 + 360 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे औसत खर्च में 2 रुपये की कमी हो जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे प्रति छात्र खर्च निकालेंगे। तो 48 छात्र पे अगर 100 रुपया खर्च किया जा रहा है तो प्रति छात्र खर्च कितना हो जाएगा, तो 1/48 हो जाएगा। उसी तरह जब 12 छात्र को शामिल कर लिया जा रहा है तो 360 रुपये की वृद्धि हो जा रही है खर्च में, यानी 1 + 360 हो जा रहा है। तो 60 छात्रों पर 1 + 360 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो प्रति छात्र खर्च कितना होगा, तो 1 + 360 बटे में 60 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा वह औसत खर्च 2 रुपये के बराबर हो जाएगा, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग ये मान लेते हैं, पहले कुल खर्च बराबर 100 रुपया, और बाद में कुल खर्च ये हो जा रहा है 1 + 360 रुपया। तो ये जो पहले कुल खर्च हो रहा है 100 रुपया, ये 48 छात्रों के ऊपर किया जा रहा है, तो प्रति छात्र खर्च कितना हो जाएगा, तो 1/48 हो जाएगा। तो प्रति छात्र खर्च हो गया 1/48। उसी तरह बाद में कुल खर्च कितना हो जा रहा है, तो 360 रुपये की वृद्धि हो जा रही है। तो पहले खर्च 100 रुपया है तो बाद में खर्च 1 + 360 रुपया हो जा रहा है। लेकिन ये जो 1 + 360 रुपया है यह कुल 60 छात्रों का हो जाएगा, क्योंकि पहले 48 छात्र थे जिनका खर्च प्रति छात्र आया 1/48, और जब 12 छात्रों के समूह को शामिल कर लिया जाएगा तो अब छात्रों की संख्या 60 हो जा रही है। तो 60 छात्रों पे 1 + 360 रुपया खर्च किया जा रहा है, तो प्रति छात्र खर्च कितना हो जाएगा, तो 1 + 360 बटे में 60 हो जाएगा। तो 60 छात्रों का प्रति छात्र खर्च हो जाएगा 1 + 360 बटे में 60। अब प्रश्न में दिया है कि पहले 48 छात्र थे और जब 12 छात्रों को शामिल कर लिया जा रहा है तो औसत खर्च में 2 रुपये की कमी हो जा रही है। तो इनका जो अंतर होगा वह 2 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 48 और 60 का एलसीएम हो गया 240। 48 × 5 = 240, तो ये हो गया 5x, माइनस 60 × 4 = 240, तो ये हो जाएगा 4x, माइनस 360 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1440 बराबर 2। अब 5x - 4x बराबर हो गया x, माइनस 1440 बराबर 2 × 240 करेंगे तो ये हो जाएगा 480, और x बराबर हो जाएगा 480 + 1440 यानी 1920 रुपया। और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छात्रावास के पहले विद्यार्थियों का कुल खर्च कितना था। तो छात्रावास के पहले विद्यार्थियों का कुल खर्च था 1920 रुपया। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे 48 छात्रों का औसत खर्च 2 रुपया कम हो जा रहा है जब 12 छात्रों का समूह शामिल हो रहा है और कुल खर्च में 360 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो चूंकि यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहले विद्यार्थियों का कुल खर्च कितना था, तो पहले विद्यार्थी तो 48 छात्र ही थे, तो 48 छात्रों का कुल खर्चा नहीं पता है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि पहले कुल खर्च 100 रुपया था, और 12 छात्रों को जब समूह को शामिल कर लिया जा रहा है तो कुल खर्च में 360 रुपये की वृद्धि हो जा रही है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि बाद में कुल खर्च 1 + 360 रुपया हो जा रहा है। अब ये जो पहले कुल खर्च है 100 रुपया, ये 48 छात्रों का है,
तो प्रति छात्र खर्च कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे में 48। उसी तरह बाद में कुल खर्च हो रहा है x प्लस 360 रुपया। जब 12 छात्र शामिल हो जा रहे हैं तो 12 छात्र शामिल होने के बाद कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कुल 60 छात्र, पहले के 48 और अब के 12, तो कुल 60 छात्र हो गए। तो 60 छात्रों पे खर्च हो रहा है x प्लस 360 रुपया, तो प्रति छात्र खर्च कितना हो जाएगा, x प्लस 360 बटे में 60। और प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है कि पहले 48 छात्रों का जो कुल खर्चा था और बाद में जब 12 छात्रों को शामिल कर लिया गया, जब कुल खर्च 360 की वृद्धि हो गई तो औसत खर्च में 2 रुपये की कमी हो जा रही है। तो इन दोनों का जो अंतर है वह 2 के बराबर हो जाएगा और इसको सॉल्व करके x का यहाँ मान निकाल लेंगे। तो x बराबर मिला 1920 और इसे हम लोगों ने माना है पहले का कुल खर्च। और प्रश्न में यहाँ पूछ भी रहा है कि छात्रावास के पहले विद्यार्थियों का कुल खर्च कितना था, तो x बराबर जो मिला 1920 यही हो जाएगा आंसर, यानी छात्रावास के पहले विद्यार्थियों का कुल खर्च 1920 रुपया था। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है एक छात्रावास में कुल 320 छात्र रहते हैं। यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाएं तो मेस का खर्च 58 रुपया प्रतिदिन कम हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र खर्च 0.20 रुपया बढ़ जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन कितना था। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक छात्रावास में कुल 320 छात्र रहते हैं। यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाएं तो मेस का खर्च 58 रुपया प्रतिदिन कम हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र खर्च 0.20 रुपया बढ़ जाता है, यानी 20 पैसा बढ़ जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन बताना है कि कितना होगा। तो मेस का प्रारंभिक खर्च प्रतिदिन बताना है, यानी एक दिन में कुल कितना खर्च किया जा रहा है 320 छात्रों के ऊपर, ये बताना है। तो छात्रावास में कुल 320 छात्र रहते हैं और 320 छात्रों के ऊपर कुल खर्च अगर हम लोग निकालने के कितना होगा, तो उस कुल खर्च को निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन 320 छात्रों में प्रति छात्र खर्च कितना हो रहा है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 320 छात्रों पे जो प्रति छात्र खर्च है वह 100 रुपया हो रहा है। तो 320 छात्रों पे प्रति छात्र खर्च 100 रुपया को हम लोग औसत खर्च भी कह सकते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो औसत खर्च है प्रति 320 छात्रों पे, तो औसत खर्च को हम लोग मान लेते हैं कि यह 100 रुपया है। तो 320 छात्रों पे कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 इंटू में x। तो 320 छात्रों का कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 इंटू x। अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं तो मेस का खर्च 58 रुपया प्रतिदिन कम हो जाता है, लेकिन प्रति छात्र खर्च 0.20 रुपया बढ़ जाता है। तो जब 10 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं तब जो प्रति छात्र खर्च है वह 0.20 रुपया बढ़ जाता है। तो पहले जो प्रति छात्र खर्च है यानी कि जो औसत खर्च है वो 100 रुपया है, और जब 10 छात्र छोड़ करके चले गए, यानी पहले 320 थे अब 310 छात्र रह गए हैं, तो बाद में जो प्रति छात्र खर्च है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 0.20 रुपया हो जाएगा। तो 310 छात्रों का कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 310 x प्लस 0.20, तो ये हो गया 310 छात्रों का कुल खर्च। अब प्रश्न में दिया है कि जब 10 छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं तो मेस का खर्च 58 रुपया प्रतिदिन कम हो जाता है। तो जो इन दोनों का अंतर है वह 58 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इन दोनों का अंतर बराबर 58 रुपया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 320x माइनस 310x माइनस 310 इंटू 0.20 करेंगे तो ये हो जाएगा 62 बराबर 58। 320 माइनस 310x बराबर हो जाएगा 10x बराबर 58 प्लस 62 हो जाएगा 120, तो x बराबर हो जाएगा 12। तो 320 छात्रों का प्रतिदिन का कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो 320 में जो x का मान निकला यानी प्रति छात्र जो खर्च है 12 रुपया, इससे गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 3840 रुपया, यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऊपर में मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, और दूसरा क्या है कि यहाँ जैसे कुल 320 छात्र हैं, 10 छात्र जब छोड़ के चले जा रहे हैं तो मेस का खर्च 58 रुपया प्रतिदिन कम हो जा रहा है, लेकिन प्रति छात्र खर्च 0.20 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 320 छात्रों का प्रतिदिन का कुल खर्च निकालने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि 320 छात्रों पे प्रति छात्र जो औसत खर्च है वो 100 रुपये का हो रहा है।
तो 320 छात्रों पे जब प्रति छात्र 100 रुपया खर्च हो रहा है तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो 320 x हो जाएगा। अब 10 छात्र छात्रावास छोड़ के चले जा रहे हैं तो 320 में से 10 घटाएंगे तो अब केवल 310 छात्र रह जाएंगे। तो यहाँ पे प्रति छात्र खर्च 0.20 रुपया बढ़ जा रहा है। तो पहले जो खर्च था 100 रुपया, इसमें 0.20 रुपया बढ़ जा रहा है। इसमें गुणा कर देंगे 310 से तो 310 का कुल खर्च निकल जाएगा। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो जो यहाँ पे दिया है कि 10 छात्र को छात्रावास छोड़ के चले जाने पर मेस का खर्च 58 रुपया प्रतिदिन कम हो जाता है, यह इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो x का मान मिला 12, जैसे यहाँ 320 छात्रों पे प्रति छात्र जो खर्च है वह 12 रुपया हो गया, तो 320 छात्रों का प्रतिदिन का कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो 320 इंटू 12 कर देंगे तो 3840 रुपया, ये हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है विज्ञान की तीन कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं। कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं। और कक्षा सी के औसत अंक 85 हैं। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 हैं। और कक्षा बी और सी के औसत अंक 81 हैं। तो कक्षा ए, बी, सी के औसत अंक कितने होंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है विज्ञान की तीन कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं, कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं और कक्षा सी के औसत अंक 85 हैं। अब दिया है कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 हैं, कक्षा बी और सी के औसत अंक 81 हैं। तो कक्षा ए, बी, सी के औसत अंक बताने हैं कि कितने होंगे, यानी कि तीनों को जोड़ करके यानी सम्मिलित रूप से बताना है कि ए, बी, सी का कितना होगा। जैसे यहाँ सिंगल दिया है, ए का औसत अंक दिया है, बी का औसत अंक दिया है, फिर सी का औसत अंक दिया है, फिर दो कक्षाओं का मिलाकर दिया है, ए, बी का औसत अंक दिया है, बी और सी का औसत अंक दिया है। तो अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ए, बी, सी का औसत अंक कितना होगा, यानी तीनों का सम्मिलित रूप से पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादातर जो छात्र हैं वो क्या करेंगे, ए का औसत अंक, बी का औसत अंक और सी का औसत अंक तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे और कह देंगे कि आंसर हो गया, जो कि ये तरीका गलत है। यहाँ पे ये तीनों का औसत अंक दिया हुआ है, यहाँ पे इन तीनों का कुल अंक ज्ञात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ए, बी और सी का कुल अंक कितना है वो ज्ञात करते हैं और ए, बी और सी के बीच में अनुपात कितना आ रहा है उसको ज्ञात करेंगे। तो तीनों के अंक को कुल योगफल को जोड़ करके इनके अनुपात के योगफल से भाग दे देंगे, तो वो जो हमारा परिणाम मिलेगा वो ए, बी, सी का औसत अंक होगा। तो यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है कि ए और बी का औसत अंक 79 है और बी और सी का औसत अंक 81 है। तो इन्हीं दोनों के सहायता से हम लोग सबसे पहले ए, बी और सी में अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे ए के औसत अंक पता है, बी के औसत अंक पता है और सी के औसत अंक पता है, लेकिन ये कितने छात्रों का औसत अंक है ये नहीं पता है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि कक्षा ए में बच्चों की संख्या x है, कक्षा बी में बच्चों की संख्या y है और कक्षा सी में बच्चों की संख्या z है। तो इनके जो प्राप्तांक हो जाएंगे, जैसे ए का जब हम लोग x मानेंगे तो ए का कुल प्राप्तांक 83x हो जाएगा। उसी तरह बी का जब हम लोग y मानेंगे तो प्राप्तांक 76y हो जाएगा। और सी का जब छात्र हम लोग मानेंगे z तो सी का कुल प्राप्तांक हो जाएगा बच्चों का 85z हो जाएगा। तो हम लोग मानते हैं कक्षा ए में बच्चों की संख्या ये हम लोग मान लेते हैं x है। उसी तरह कक्षा बी में बच्चों की संख्या इसे हम लोग मान लेते हैं y है। और कक्षा सी में बच्चों की संख्या बराबर इसे हम लोग मान लेते हैं z। अब यहाँ ए और बी के औसत अंक दिया है 79 और कक्षा बी और सी के औसत अंक दिया है 81। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी का स्थिति निकालते हैं, उसके बाद बी और सी का स्थिति निकालते हैं। तो कक्षा ए और बी के लिए हो जाएगा, कक्षा ए और बी के लिए
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कक्षा ए में बच्चों की संख्या है x और उनका औसत अंक है 83, तो कक्षा ए का कुल अंक हो जाएगा 83x, प्लस कक्षा बी में बच्चों की संख्या है y और कक्षा बी के औसत अंक है 76, तो कक्षा बी का कुल अंक हो जाएगा 76y, और बटे कुल जो बच्चों की संख्या हो जाएगी ए और बी यानी x प्लस वाई, इनसे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 79 के बराबर, जो प्रश्न में दिया है कि ए और बी के औसत अंक 79 हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 83x प्लस 76y बराबर 79x प्लस 79y। अब 83 माइनस 79x मतलब 4x बराबर हो जाएगा 79 माइनस 76y मतलब 3y, तो 4x बराबर हो गया 3y, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:4। अब उसी तरह कक्षा बी और सी के लिए हम लोग निकालते हैं, तो कक्षा बी और सी के लिए, कक्षा बी और सी के लिए, तो कक्षा बी में बच्चों की संख्या है y और कक्षा बी के औसत अंक है 76, तो कुल अंक हो जाएंगे 76y, प्लस कक्षा सी में बच्चों की संख्या है z और कक्षा सी के औसत अंक है 85, तो इनके कुल अंक हो जाएंगे 85z, और बटे में कुल बच्चों की संख्या यानी y प्लस z से भाग दे देंगे, तो जो b और c का जो औसत है 81 है इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76y प्लस 85z बराबर 81y प्लस 81z। अब 4z बराबर 5y हो जाएगा, तो z रेशियो y बराबर 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x रेशियो y बराबर 3:4 मिला और यहाँ पे z रेशियो y बराबर 5:4 मिला, तो यहाँ से हम लोग x y z के बीच का अनुपात निकाल सकते हैं, तो x रेशियो y रेशियो z बराबर हो जाएगा 3:4:5, जो मैं अनुपात समानुपात संपूर्ण अध्ययन में पहले ही बता चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के अनुपात समानुपात का चैप्टर देख सकते हैं, जिसमें मैंने अनुपात का कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया है। तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या हो जाएगी 3, कक्षा बी में बच्चों की संख्या हो जाएगी 4 और कक्षा सी में बच्चों की संख्या हो जाएगी 5। अब हम लोग यहाँ से इसका कुल अंक निकाल सकते हैं, तो कक्षा ए के औसत अंक है 83, 83 इंटू 3 करेंगे तो कुल अंक हो जाएगा। कक्षा बी के औसत अंक है 76, 76 इंटू 4 करेंगे तो कुल अंक हो जाएगा। और कक्षा सी के औसत अंक है 85, तो 85 इंटू 5 करेंगे तो कुल अंक हो जाएगा। अब कुल अंकों के योगफल में बटे कर देंगे 3 + 4 + 5 यानी 12 के, तो उनका अभिष्ट जो औसत है वो निकल आएगा, यानी कक्षा ए और बी और सी के सम्मिलित औसत ज्ञात हो जाएंगे। तो अभिष्ट औसत कितना हो जाएगा, यानी ए बी सी का सम्मिलित औसत, तो ये हो जाएगा कक्षा ए का कुल अंक यानी 83 इंटू 3 प्लस कक्षा बी का कुल अंक यानी 76 इंटू 4 प्लस कक्षा सी का कुल अंक यानी 85 इंटू 5 और बटे कर देंगे 3 + 4 + 5 के, और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वह 81.50 मिलेगा, और यही हो जाएगा ए बी सी का सम्मिलित औसत 81.50। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, तो जैसे यहाँ कक्षा 3 है ए बी और सी, और इसमें कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं, कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं और कक्षा सी के औसत अंक 85 हैं। तो यहाँ पे औसत अंक तो दिया हुआ है लेकिन बच्चों की संख्या नहीं दी हुई है, तो हम लोग पहले मान लेंगे कि कक्षा ए में बच्चों की संख्या x है, कक्षा बी में बच्चों की संख्या y है और कक्षा सी में बच्चों की संख्या z मान लेंगे। अब प्रश्न में यहाँ दिया है कि ए और बी के औसत अंक 79 हैं और बी और सी के औसत अंक 81 हैं, तो ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं और बच्चों की संख्या x है, तो कुल अंक हो जाएगा 83x। उसी तरह कक्षा बी में बच्चों की संख्या है y और इनका औसत अंक है 76, तो कुल अंक हो जाएगा 76y, और इसमें भाग दे देंगे x + y से, तो जो इसका औसत निकलेगा यह इस जो प्रश्न में 79 इन दोनों का औसत दिया है यह इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ से x रेशियो y निकाल लेंगे। उसी तरह कक्षा बी और सी के लिए, कक्षा बी और सी के औसत अंक 81 दिया हुआ है, तो कक्षा बी में बच्चों की संख्या है y और कक्षा बी के औसत अंक है 76, तो कुल अंक हो जाएंगे 76y, प्लस कक्षा सी में जो बच्चों की संख्या है वो है z और कक्षा सी का जो औसत अंक है वो है 85, तो कुल अंक हो जाएगा 85z, और बटे y + z कर देंगे तो जो इनका औसत निकलेगा वह 81 के बराबर हो जाएगा, जो बी और सी का औसत 81 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो z रेशियो y मिला 5:4। अब अनुपात का कम्बिनेशन बनाना मैंने आपको अनुपात समानुपात चैप्टर में ही बताया है, तो x y z का यहाँ से जब कम्बिनेशन निकालेंगे तो जो इनका अनुपात निकलेगा यह 3:4:5 निकलेगा। तो इसका मतलब ए में बच्चों की संख्या 3 हो गई, बी में बच्चों की संख्या 4 हो जाएगी और सी में बच्चों की संख्या 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर ए के औसत अंक 83 हैं और ए में बच्चों की संख्या 3 है, तो 83 इंटू 3 कर देंगे तो कुल अंक हो जाएगा। उसी तरह बी के औसत अंक है 76 और बी में जो बच्चों की संख्या है वो 4, तो 76 इंटू 4 कर देंगे तो बी का कुल अंक हो जाएगा। उसी तरह कक्षा सी के औसत अंक है 85 और कक्षा सी में जो बच्चों की संख्या है वो है 5, तो 5 इंटू 85 कर देंगे तो कक्षा सी के कुल अंक ज्ञात हो जाएंगे। तो 83 इंटू 3 यानी ए का कुल अंक, 76 इंटू 4 यानी बी का कुल अंक और 85 इंटू 5 यानी सी का कुल अंक। इन अंकों के योगफल में जो इनकी संख्या है 3 + 4 + 5 इससे भाग दे देंगे
तो जो परिणाम मिलेगा 81.50 यह कक्षा ए बी सी के कुल औसत अंक हो जाएंगे, यानी इनका सम्मिलित औसत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।